আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पत्रकारों, समाचार कर्मियों और मीडिया से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि प्रेस और मीडिया हमारे जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में काम करते हैं और चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मैं उन सभी पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के प्रति अपनी अंतरंग कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो हमारे देश की सच्चाई को उजागर करने और बताने के लिए अथक प्रयास करते हैं। उल्लेखनीय है कि हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद की शुरुआत आज ही के दिन 1966 में हुई थी। तब से हर साल एक अलग विचार के साथ राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। शनिवार को देश भर के साथ साथ राज्यों में भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। सूचना एवं सांस्कृतिक मामले विभाग की पहल पर दिन का मुख्य कार्यक्रम रविंद्र शतवार्षिकी भवन में आयोजित किया गया। इस वर्ष का राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रकृति की पहचान थीम पर आधारित आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर मंत्री टिंकू राय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरिंदम लोध और अन्य लोग मौजूद रहे। समारोह में राज्य के 4 प्रमुख पत्रकारों सुप्रिया दत्ता, महित पाल, चित्रा दे और विमल धर को सम्मानित किया गया। আমরা ইলেকট্রনিক মিডিয়া হোক আর প্রিন্ট মিডিয়াতে হোক, আমাদের যদি নেচার না বদলাই, আমরা যদি কাজের ধরন না বদলাই, আমার পাশাপাশি আমার সঙ্গে যারা রয়েছে, আমার সঙ্গে যারা এই ইউনিটে যারা কাজ করে, সবার জন্য কিন্তু আমাদের একটা অথনীতি সংকেত আমি বলতে পারবো। এর জন্য সবাই মিলে আমাদের এই যে পরিবর্তন, তার জন্য কাজ করতে হবে। যাই হোক, আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। राज्य सरकार राज्य में ITI में पढ़ने वाले 19 छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए टाटा कंसल्टेंसी के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर करेगी। कुछ ही दिनों में 683 करोड़ 87 लाख रुपये के MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 16 दिसंबर से राज्य में एक और 220 सीटर एयरबस लॉन्च किया जाएगा। उद्योग एवं परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। राज्य सरकार ने प्रदेश के 19 ITI में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के कौशल विकास के लिए विशेष पहल की है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस क्षेत्र में टाटा टेक्नोलॉजी के साथ संयुक्त रूप से काम करने का निर्णय लिया है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर सुशांत चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार अगले कुछ दिनों में टाटा टेक्नोलॉजी के साथ 683.87 करोड़ रुपए के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करेगी। ऐसे में टाटा का निवेश 86% यानी 570 करोड़ 40 लाख और बाकी 14% यानी 112 करोड़ 87 लाख रुपए राज्य सरकार का होगा। ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং মম আমাদের রাজ্য সরকারের সঙ্গে টাটার সেখানে সম্পন্ন হবে এবং তাতে করে বলা হয়েছে যে টোটাল 5 বছরের মধ্যে তারা 19টা ITI এর মধ্যে ইনভেস্ট করবে তাদের আপগ্রেডেশনের জন্য, উন্নতির জন্য। আমাদের টোটাল যে খরচ সেটা হবে 570 কোটি 40 লক্ষ 4,774 টাকা। তার মধ্যে টাটা প্রদান করবে 86% অ্যামাউন্ট এবং রাজ্য সরকার প্রদান করবে 14% অ্যামাউন্ট। 14% যে অ্যামাউন্ট রাজ্য সরকারের যে শেয়ার সেটা হলো 112 কোটি 87 লক্ষ 75,256 টাকা। আর টাটার যে শেয়ার 86% সেটা হলো 570 কোটি 40 লক্ষ 4,744 টাকা এবং টোটাল রাজ্য সরকার এবং টাটা মিলিয়ে খরচ হবে 683 কোটি 27 লক্ষ 80,000 টাকা। राज्य में वर्तमान में MBB एयरपोर्ट पर 16 एयरबस लैंडिंग है। 16 दिसंबर से इस क्षेत्र में एक और 220 सीटर एयरबस जोड़ी जाएगी। सुशांत चौधरी ने कहा कि
एक वर्ग से एयरफेयर और उड़ान योजना के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। খুব শীঘ্রই আমাদের 220 সিটের আরো একটা ইন্ডিগো এয়ারবাস 220 সিটের আগামী 16 তারিখ ডিসেম্বর মাসে তার যাত্রা শুরু করবে। অর্থাৎ ডিসেম্বরের 16 থেকে আরেকটা এয়ারবাস 220 সিটের এখানে অ্যাড হচ্ছে। তার বাইরে প্রতিদিন আমাদের 16টা এয়ারক্রাফট উঠানামা করছে আগরতলা থেকে। তো আইদার এটা মানে neither it comes under unserved nor underserved। যে এয়ারপোর্ট থেকে প্রতিদিন 16টা বিমান উঠানামা করে সেটা আন্ডারসার্ভড হতে পারে না বা আনসার্ভড হতে পারে না। আর কলকাতার কথা তো আমি তো ছেড়েই দিলাম, এটা তো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, প্রতিদিন কয়েকশো বিমান উঠানামা করছে, তো কি করে উড়ান হবে? তাই आसाम, गोवा, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्रों के कौशल बढ़ाने के लिए पहले से ही टाटा टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग कर रहे हैं। अगले 5 साल में टाटा टेक्नोलॉजी प्रदेश में ITI में पढ़ने वाले छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य के नवनियुक्त एडवोकेट जनरल शक्तिमय चक्रवर्ती ने शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दिन एडवोकेट जनरल शक्तिमय चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। वरिष्ठ वकील शक्तिमय चक्रवर्ती को 11 नवंबर को राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया था। वकील सिद्धार्थ शंकर दे की जगह अब शक्तिमय चक्रवर्ती ने ले ली है। सिद्धार्थ शंकर दे के इस्तीफे के कुछ ही घंटों के भीतर शक्तिमय चक्रवर्ती को राज्य सरकार ने एडवोकेट जनरल नियुक्त कर दिया था। फिलहाल कानून विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री के पास ही है और मुख्यमंत्री राज्य में अपराध नियंत्रण और अपराधियों को उचित सजा का प्रावधान करने के मुद्दे को हमेशा महत्व देते रहे हैं। स्वाभाविक कारणों से इस मामले में एडवोकेट जनरल की भूमिका काफी अहम है, ऐसा कानूनी विशेषज्ञों का मानना है। शाबरूम नेशनल हाईवे पर अस्थायी दुकानें तोड़े जाने से व्यापारियों में आक्रोश है। क्षेत्र के व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि उप विभागीय मजिस्ट्रेट से किसी भी लिखित नोटिस के बिना ही छापेमारी की गई है। शाबरूम अनुमंडल प्रशासन ने कल देर रात बेदखली अभियान चलाया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा शाबरूम की सुंदरता की रक्षा और राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात की भीड़ से मुक्त रखने के लिए एक स्पेशल रिमूवल कैंपेन चलाया गया था। करीब 7 दिन पहले उप जिलाधिकारी ने सड़क के किनारे अस्थायी दुकानें हटाने के लिए व्यापारियों को निर्देश जारी किया था। अस्थायी दुकानें तोड़े जाने से क्षेत्र के व्यापारी नाराज है। व्यापारियों ने शिकायत की कि सब कलेक्टर ऑफिस से उन्हें कोई लिखित सूचना नहीं दी गई। नाम বিপ্লব মালাগা। আপনি কি করেন? আমার 84 নম্বর স্টলটা আমার নগর পঞ্চায়েতে। এটা কোন জায়গা? এটা সাবরুম নগর পঞ্চায়েতের 7 নম্বর ওয়ার্ড। কি তো হয়েছে এখন? হ্যাঁ, এখন হচ্ছে এবং ডিসিএম এবং এসডিএম স্যার এবং যারা অথরিটি আছে তারা আমাদেরকে নোটিশ না দিয়ে ওরা আমাদের ঘরগুলি ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে। अस्थायी दुकानों को खाली कराए जाने से क्षेत्र के कर्ज में डूबे छोटे व्यापारियों का एक वर्ग परेशान है। इलाके के छोटे व्यापारी दीपक दास ने शाबरूम नगर पंचायत से लोन लेकर छोटे कारोबार में निवेश किया था, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से सरकारी ऋण चुकाने के लिए व्यवसाय के लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने का अनुरोध किया है, क्योंकि उनकी अस्थायी दुकान को हटा दिया गया है। নগর পঞ্চায়েত লোন দিয়েছে আমাদের ব্যবসা করার জন্য। এখন আমরা কিভাবে লোনগুলো দেব? কি লোন নিয়েছেন আপনি? ওই নগর পঞ্চায়েত ভ্যানগার্ডের লোন দিয়েছে, মানে হকারি লোন? হকারের লোন। তো আপনারা কি করেন এখন? এখন দেখি না কি আমাদের তো জায়গাই দেয়নি, এর আগে ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে সব। शाबरूम नेशनल हाईवे पर अस्थायी व्यापारियों की दुकानें तोड़े जाने से कई लोग प्रभावित हुए हैं। इसके लिए प्रभावित व्यापारियों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ।
পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गंडाछड़ा धर्मनगर घटना के पीड़ितों को पुनर्वास और सहायता देने की मांग की। सीपीआईएम त्रिपुरा राज्य समिति के प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिनियुक्ति प्रदान की। सीपीआईएम ने मांग की है कि मृतकों के परिवारों के साथ साथ प्रभावित परिवारों को भी आजीविका प्रदान की जानी चाहिए। इस दिन आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और विपक्षी दल के नेता जितेंद्र चौधरी ने शिकायत की कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा अलग थलग पड़ गई है। इसे छिपाने के लिए ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों के बीच विभाजन पैदा करने की साजिश रची गई है। नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को सौहार्दपूर्ण माहौल में ही प्रतिनियुक्ति दी गई है। শেষে আমরা বলেছি যে আমরা এখন এসেছি যাতে আর কোনো ঘটনা না হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে যাতে যথাযথভাবে সাহায্য করা হয়। আমরা জানি যে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ লুট হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে, সরকার পুরো দিতে পারবে না। আমরা সরকার চালিয়ে এসেছি, আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু সরকার যদি উদ্যোগ নেয় তাদেরকে একটা সফট লোন দেওয়ার, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের সাথে কথাবার্তা বলে এবং কিছু। पिछले कुछ महीनों में सब्जियां और कच्चा माल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने कहा कि मूल्य वृद्धि की दर पिछले 14 महीनों में सबसे अधिक है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को खाद्य वस्तुओं को सूची से बाहर रखने और एनएसओ की रिपोर्ट के आधार पर महंगाई दर तय करने की सलाह दी है। सब्जियों, कच्चे माल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के बारे में आम लोग पहले ही मुखर रहे हैं। इस बार आधिकारिक आंकड़ों ने गंभीर वृद्धि के वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है। पिछले एक साल में सब्जियों के दाम में 42.18% की वृद्धि हुई है। सभी खाद्य पदार्थों की कीमतों में 10.87% की वृद्धि हुई है। अक्टूबर में रिटेल इन्फ्लेशन उछलकर 6.21% हो गई, जो पिछले साल इसी समय के अवधि में 4.87% थी। केंद्र सरकार के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार यह दर पिछले 14 महीनों में सबसे अधिक है। सितंबर में भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित इन्फ्लेशन रेट 5.49% थी। रिटेल इन्फ्लेशन रेट न सिर्फ बढ़ी है बल्कि रिजर्व बैंक द्वारा घोषित टॉलरेंस करने की सीमा को भी पार कर चुकी है। देश के सेंट्रल बैंक ने यह टॉलरेंस लिमिट 4% तय की है। इसका मतलब है कि सरकार और रिजर्व बैंक का रुख यह है कि अगर खुदरा वस्तुओं की महंगाई दर 4% के अंदर रहती है तो देश की वित्तीय स्थिति नियंत्रण में मानी जाएगी। स्पष्ट रूप से एनएसओ के नवीनतम आंकड़े साबित करते हैं कि खाद्य कीमतें बेलगाम हो चुकी है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि बाजार में नकदी की आपूर्ति कम करने के लिए रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की अगली बाई मंथली बैठक जो दिसंबर में होने वाली है उसमें रेपो रेट में वृद्धि कर सकती है। रेपो रेट कमर्शियल बैंक्स द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपने फाइनेंशियल बिजनेस को चलाने के लोन्स के लिए शॉर्ट टर्म लोन पर इंटरेस्ट रेट है। अगर यह रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक भी अपनी वेरियस लैंडिंग स्कीम्स पर ब्याज दर को बढ़ा देती है। नतीजतन बैंक के फंड में पहले की तुलना में अधिक नकदी का फ्लो होने लगता है और नतीजतन बाजार में नकदी की आपूर्ति कम हो जाती है। अर्थशास्त्रों के नियमों के अनुसार माना जाता है कि पैसे की कीमत बढ़ेगी और चीज़ों की कीमत घटेगी। क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन में वृद्धि सब्जियों सहित खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण होती है, इसीलिए विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को खाद्य वस्तुओं को सूची से बाहर रखने और एनएसओ रिपोर्ट के आधार पर इन्फ्लेशन रेट तय करने की सलाह दी है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार खाद्य तेलों, फलों और साथ साथ सब्जियों के दामों में भारी वृद्धि होने से
खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर बढ़ रही है। फूड इन्फ्लेशन अक्टूबर में 10.87% पर पहुंच गई, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 6.61% और इस वर्ष सितंबर में 9.24% थी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार मंथ अंडर रिव्यू में शहरी खाद्य वस्तुओं की इन्फ्लेशन बढ़कर 11.09% और ग्रामीण इन्फ्लेशन 10.69% रह गई है। अक्टूबर के महीने में कंज्यूमर गुड्स प्राइस इंडेक्स आधिकारिक रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ के 6.21% पर पहुंच गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 6.68% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5.62% रही। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने महंगाई दर की गणना शहरी क्षेत्रों में 1114 बाजारों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1181 बाजारों के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर की है। सब्जियों सहित खुदरा में बिकने वाली लगभग सभी वस्तुएं एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में आती है। खुदरा वस्तुओं में इन्फ्लेशन की दर में वृद्धि का अर्थ है आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और दैनिक जीवन में वित्तीय समस्याओं की गंभीरता में भी वृद्धि। गरीब और निम्न वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में जरूरी चीजों के दाम ज्यादा है। इसका मतलब है कि आर्थिक मूल्य वृद्धि के इस माहौल में शहरी गरीब और निम्न वर्ग के लोग गांव की तुलना में ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। लापरवाही से गाड़ी चलाने की कीमत एक पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक से घर जा रहे 45 वर्षीय रंजित देव की बोलेरो गाड़ी की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। 37 वर्षीय पत्नी सोमा दास देव और 15 वर्षीय बेटी देवाश्री देव गंभीर रूप से घायल है और गंभीर हालत में जीबी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये घटना खोवाई महादेव टीला के नेशनल हाईवे से सटे इलाके में हुई। मालूम होता है कि एक बोलेरो गाड़ी तेज गति से आई और रंजित देव की बाइक से टक्कर मारकर भाग गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर फायर सर्विस कर्मियों ने परिवार को इलाज के लिए खुवाई जिला अस्पताल भेजा, जहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने रंजित देव को मृत घोषित कर दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल सोमा दास देव और देवाश्री देव को गंभीर हालत में जीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद खुवाई बेलफांग नाका पॉइंट से वारदात को अंजाम देने वाली गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। खुवाई थाने की पुलिस ने इस संबंध में जानकारी दी। হাইওয়ে মহাদেবলা রাউন্ডের মধ্যে একটা বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেছিলাম, গিয়ে দেখলাম একটা লোক একদম অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে। মহিলাটা সেন্সলেস, সঙ্গে তাদের মেয়ে ছিল। মেয়েটা কথা কইতে পারে। মেয়েটার থেকে নাম জানলাম। মেয়েটার বাবার নাম রঞ্জিত দেব, আর দাদুর নাম সুবোধ দেব, আর মেয়েটার নাম হচ্ছে দেবশ্রী। राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के दूसरे मैच में रविवार को सिक्किम का मुकाबला मेजबान त्रिपुरा से होगा। यह अहम मुकाबला रविवार को शाम 4 बजे उमाकांत मिनी स्टेडियम में होगा। इस बीच राजीव साधन जमातिया के बेहतरीन कौशल और राज्य टीम के बाकी खिलाड़ियों के उल्लेखनीय प्रदर्शन की बदौलत त्रिपुरा ने संतोष ट्रॉफी में मिजोरम पर 4-1 से जीत के साथ अपनी यात्रा शुरू की है। स्वाभाविक रूप से सिक्किम मैच से पहले त्रिपुरा घरेलू मैदान पर काफी आत्मविश्वास के साथ उतरेगी। दूसरी ओर मणिपुर ने टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में स्टेट सिक्किम को आधे दर्जन गोल से हराकर अपना दमखम दिखाया है। लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं है कि रोहित छेत्री की टीम अपने दूसरे मैच में त्रिपुरा के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।